महाराष्ट्र में बीजेपी को अलग थलग करने का प्लान बना लिया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। विपक्ष इसी रणनीति पर काम कर रहा है कि कैसे एनडीए को अलग थलग करके, आपको बता दे, टूट करके बीजेपी को अलग कर दिया जाए, यानी बीजेपी अकेली पड़ जाए। और खास बात यह है कि जिम्मेदारी राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने अपने कंधों पर ली है। और शरद पवार कितनी बड़ी चुनौती है ये तो हर कोई जानता है। शरद पवार के चलते ही पिछली बार बीजेपी के हाथ से सत्ता जाते जाते रह गई थी। और अब महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद से, यानी शरद पवार महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद से एक बार फिर काम पर लग गए हैं। अब बीजेपी तो अकेले सरकार चलाने के सपने देख रही है, तो वहीं विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। क्या है विपक्ष का महाराष्ट्र में प्लान और कैसे महाराष्ट्र में अकेली पड़ जाएगी बीजेपी, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। बीजेपी अकेले सरकार चलाना चाहती है, उसे एकनाथ शिंदे की जरूरत है और ना ही अजीत पवार की। जिस तरीके से फडणवीस के तेवर दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं, उससे तो यही इशारा लग रहा है कि फडणवीस दोनों ही डेप्यूटी सीएम के नाम तो सुनना चाहती है और ना ही उसके दबाव में काम करना चाहती है। पार्टी दोनों ही नेताओं के दबाव को मान नहीं रही है, जबकि सरकार शिंदे और अजीत पवार के समर्थन से ही चल रही है। हालांकि शुरुआत में जब सत्ता में आई थी बीजेपी, एनडीए जब सत्ता में आया और फडणवीस सीएम बने, उन्होंने कहा कि पद तो सिर्फ नाम के हैं, नाम तो तीनों के सही होंगे, शिंदे के सही होंगे, लेकिन अब बिल्कुल अलग स्थिति दिख रही है। और इसी के चलते दोनों डिप्टी सीएम जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार से बीजेपी को फिलहाल ज्यादा परेशानी नहीं है और उसका कारण भी है कि अजीत पवार के पास जो वोट बैंक है वो बीजेपी का वोट बैंक कभी रहा ही नहीं। लेकिन शिंदे के साथ मामला दूसरा है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि शिंदे जितना कमजोर होंगे, बीजेपी उतना मजबूत होती चली जाएगी और इसीलिए शिंदे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी पीएमसी चुनाव में शिंदे की जरूरत है बीजेपी को, इसलिए अभी पूरी तरीके से अलग शलक नहीं करेगी। लेकिन शिंदे इस बात को समझ चुके हैं और दूसरे शिंदे अभी तक खुद को डेप्यूटी सीएम मानने के लिए तैयार नहीं रहे हैं और सरकार में शामिल तो हैं, लेकिन अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जब से उन्होंने फडणवीस सरकार में शामिल होने का फैसला किया, उसी दिन से साफ दिख रहा है कि उनका काम में मन नहीं लग रहा है। फडणवीस की तरफ से जो बैठकें बुलाई गई हैं, कैबिनेट मीटिंग है, उसमें भी वो शामिल नहीं हो रहे हैं। लगातार हर बैठक से दूरी बना रहे हैं और दूसरी तरफ फडणवीस भी शिंदे को ज्यादा दबाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि पीएमसी चुनाव में शिंदे को बीजेपी की जरूरत है, इसीलिए कहीं ना कहीं अभी बीजेपी थोड़ा बहुत नरम रुख अपनाए हुए है। लेकिन ये साफ लग रहा है कि शिंदे अपना मन मना चुके हैं और वो पीएमसी चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पर इस समय सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में सबसे जटिल राजनीति का समीकरण किस राज्य का है, तो वो महाराष्ट्र का है, क्योंकि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि तीन राजनीतिक दल मिलकर अपनी सरकार बना रहे हैं और इन राजनीतिक दलों और नेताओं की सियासी चाल को समझना दिन पर दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। नेता कब किस गठबंधन से नाता तोड़ लें या अपनी पार्टी को छोड़ दें, उससे तोड़ दें, कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। किसके मन में क्या चल रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अभी मुश्किल से 2 महीने पहले ही महाविकास अघाड़ी को हराकर महायुति गठबंधन ने सत्ता हासिल की है। महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, लेकिन सरकार बनते ही इनकी तकरार साफ साफ दिखाई देने लगी है और इसी तकरार का फायदा अब बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। और ये तकरार खास तौर पर बीजेपी और शिवसेना के बीच ज्यादा दिखाई दे रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना शायद रास नहीं आ रहा है और आना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, पर पिछले दिनों के जो घटनाक्रम है वो ऐसा संकेत दे रहे हैं कि जैसे बीजेपी अब उनसे छुटकारा पाना चाह रही है और इसके संकेत भी वो लगातार दे रहे हैं। इन सब के बीच फडणवीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचे। अब महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कम ही होता है कि मुख्यमंत्री खुद चलकर किसी नेता से मिलने उसके घर पहुंच जाए। लेकिन इससे पहले फडणवीस अपनी आवास पर शिवसेना युग के 3 नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, क्योंकि इस बीच खबरें ऐसी आ रही हैं कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सीएम फडणवीस से नाराज चल रहे हैं और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल सभी जानते हैं कि राज्य में ग्रेट मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव होने वाला है और बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब तक शिवसेना एकजुट थी तब तक ये नगर निगम उसका गढ़ बना रहा, पर अब बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र की कई पार्टियां अपने गठबंधनों यानी महायुति और महाविकास अघाड़ी से अलग हटकर मैदान में उतरना चाहती हैं। माना यह जा रहा है कि फडणवीस के राज ठाकरे और शिवसेना युवती के नेताओं से जो मुलाकात हुई है उसका असली टारगेट एकनाथ शिंदे को संदेश पहुंचाना था कि वो ये ना समझें कि बीजेपी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
ऐसे में सवाल ये नहीं उठता कि आखिर बीजेपी को ये समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसकी बड़ी वजह है कि शिंदे जिस तरीके से लगातार नाराज़ हैं, उसको देखते हुए ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर भी एकनाथ शिंदे ये नाराज़गी दिखा रहे हैं, जिससे बीएमसी चुनाव को लेकर वो बीजेपी पर दबाव बना सके। एकनाथ शिंदे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि बीजेपी ये मान जाए कि अगर एकनाथ शिंदे उससे दूर हो गए तो बीएमसी चुनाव में उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी भी एकनाथ शिंदे की मंशा को समझ रही है और इसीलिए वो एकनाथ शिंदे को मैसेज पहुंचा रही है कि हमारे पास और भी विकल्प हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी कुछ दिन पहले उद्योग मंत्री और शिंदे सेना के नेता उदय सामंत का एक पत्र सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को उनकी जानकारी के बिना कोई निर्णय न लेने का निर्देश दिया था। इस घटनाक्रम को महाराष्ट्र सरकार के अंदर बीजेपी और शिंदे सेना के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखा जा रहा है। शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा थी, फिलहाल रोक दी गई है और इसके बाद से ही नाराजगियां देखने को मिल रही हैं। यानी कई ऐसी योजनाएं हैं जो शिंदे ने शुरू की थी। फडणवीस ने सत्ता में पावर आते ही उन सभी योजनाओं को लगभग बंद कर दिया और उस वजह से शिंदे कहीं ना कहीं अंदर से और ज़्यादा नाराज हैं। हालांकि शिंदे ने इस मामले पर अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन उन्होंने पिछले 15 दिनों में 2 कैबिनेट बैठकों से पूरी दूरी बनाई और फिर जब प्री बजट चर्चा हुई तो उससे भी वो लगातार नदारद दिखे। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिंदे की शुरुआती असहमति से लेकर अब तक वो कई मौकों पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। एक्सप्रेस में आगे लिखता है कि जब शिंदे को राज्य आपदा प्रबंधन समिति में शामिल किया गया, जबकि कुछ दिन पहले विवादित रूप से उन्हें इस पैनल से बाहर रखा गया, जिसमें अजित पवार और अन्य प्रमुख मंत्री तो शामिल किए गए, लेकिन शिंदे को बाहर रखा गया। बाद में जब इस खबर ने तूल पकड़ा, जिससे शिवसेना की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी, शिंदे की नाराजगी भी दिखने लगी, तब जाकर शिंदे को इस पैनल में शामिल कर लिया गया। जैसे कि हमने कहा कि अभी क्योंकि बीएमसी चुनाव है, इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शिंदे को नकार नहीं रही है, उन्होंने शामिल रखने के भी प्रयास में लगी है। और इसीलिए जानकारों का कहना है कि बीजेपी विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए सरकार को अपने साथ रखे है। जैसे बीएमसी चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से शिंदे को साइड कर देगी। उद्धव ठाकरे भी समस्या के जरिए आपको बताते चलें, लगातार ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि फडणवीस और शिंदे में अनबन है। उद्धव की शिवसेना ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के फोन टैप करवा रही है। शिंदे टूट गए हैं, शून्य में चले गए हैं। शिंदे को संदेह है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। वैसे राहुल ने भी जो कुछ कहा उसके बारे में सबूत नहीं दिए हैं, लेकिन ये बात तो साफ हो चुकी है कि बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते इस समय तेजी से खराब हो रहे हैं, क्योंकि जब ये दावे किए गए तो इस पर शिंदे या शिवसेना की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई। वही शिंदे आजकल महाराष्ट्र सरकार और कैबिनेट के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, उससे भी यही लगता है कि जो बातें सामना में छपी थी वो सही हो सकती है। संजय राउत का ये भी कहना है कि शिंदे की पार्टी के एक विधायक ने उन्हें विमान यात्रा के दौरान ये जानकारी दी। राउत ने कहा कि शिंदे अभी भी दोबारा मुख्यमंत्री न बनाए जाने के सदमे से जूझ रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो मन से टूट गए हैं और फडणवीस इस बात से वाकिफ हैं। इन सबके बीच ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर इंडिया गठबंधन में वापसी की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए काम पर लगे हुए हैं। शरद पवार लगातार शिंदे से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उनके नेता तो कभी वो खुद शिंदे से बातचीत कर रहे हैं और इसी के चलते दावे और पुख्ता हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं शिंदे और इंडिया गठबंधन के बीच कोई बातचीत चल रही है, इसलिए वो शरद पवार से करीबी बढ़ा रहे हैं। अगर शरद पवार कोई बड़ा खेल कर रहे हैं, यानी कि शिंदे तो एनडीए छोड़े ही पवार अपने भतीजे अजित पवार को भी वापस अपने साथ ले आए, जिस पर बात चल रही है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी के विधायकों को जोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या 98 हो जाती है। अगर ये विधायक एनडीए से अलग होते हैं तो बीजेपी के पास बहुमत भी नहीं बचेगा। लेकिन शरद पवार हो या एकनाथ शिंदे, उन्हें इस बात का एहसास है कि बीजेपी की सरकार इतने से गिर जाएगी। ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि ये मोदी और शाह की बीजेपी है। उन्हें 8 से 10 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। ये बात शरद पवार भी जानते हैं और इंडिया गठबंधन भी जानता है, और इसकी वजह है मुंडे की नाराजगी। पंकजा मुंडे की जिस तरीके से बयान पिछले दिनों आए हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। इसको देखकर जानकारों का कहना है कि शरद पवार इसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं,
कि पहले सहयोग को दूर करें और उससे बाद बीजेपी टूट जाएगी। इसके बाद वो बीजेपी है वो अलग थलग पड़ जाएगी। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।